नमस्ते, मैं हूँ वरुण उपासनी, जयपुर डायलॉग्स इवेंट के साइड लाइन से। और हमारे साथ है भाऊ तोड़सेकर और ओमकार जी। तो भाऊ साथ हो और महाराष्ट्र की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से। ये जो पिछले कुछ सालों में चेंजेस हुए हैं महाराष्ट्र में, 19 में बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़े, और फिर बाद में इन्होंने उनको कुछ उनके पिता को किया हुआ वादा याद आया उद्धव ठाकरे को, और उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई। और फिर से ये अभी एकनाथ शिंदे का फैक्शन उसमें से बाहर आके और फिर से बीजेपी के साथ आया। तो ये जो पिछले 3-4 सालों में जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में चेंजेस हो रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो पिता का वादा वगैरह सब झूठ था। ये तो अभी लोगों के सामने भी आ गए। कल ही मेरा ख्याल है देवेंद्र फडणवीस ने उसकी याद दिला दी कि ये झूठ बोल रहे, ये ऐसा कोई था नहीं। अगर जो वादा था वो आप सच बोल रहे। आज आप बोलते हो कि भाई एकनाथ शिंदे नाराज था तो उन्होंने 2.5 साल चुपचाप क्यों हमारे साथ रहे। तो जब 2 महीने से चुनाव का प्रचार 19 में चालू था तो वो सब बार बार फडणवीस बोल रहे थे मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मैं ही वापस आऊँगा। तब आपने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, पब्लिक मंच पर नहीं लिया, प्राइवेटली किसी इंटरव्यू में कहीं भी नहीं कि भाई बीजेपी और शिवसेना चुनकर आती है तो आधे आधे समय के लिए चीफ मिनिस्टर बदलेगा, ये तो आपने कहीं जिक्र नहीं किया। तो चुनाव के नतीजे आने के बाद आपको याद आता है कि अपने पिताजी के साथ वादा किया था और अमित शाह ने बंद कमरे में वादा किया था। तो ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। वो तो लोगों को भी समझ में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। और एक बात होती है कि एक इंसान अगर एक झूठ बोले तो वो हजम नहीं होता तो उसको दूसरा बोलना पड़ता है। तो बार बार लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं उसमें। हाँ, उसमें राजनीति बिगड़ी है, ये बात सच है, राजनीति तो बिगड़ी है। और मैंने उस चुनाव के बारे में एक किताब लिखी थी और उसका विमोचन भी देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ था। तो मैंने उसमें उनको वार्न किया था कि अगर बीजेपी चाहती है तो अकेली लड़े फिर भी मेजॉरिटी ला सकती है, अगर शिवसेना के साथ जाएगी तो दिल से इकट्ठा होकर लड़े तो 200 पार कर जाएंगे, वरना एक दूसरे की टांग खींचते खींचते पौने 170-175 तक अटक जाएंगे। और रिजल्ट वैसा ही आया। और उसकी कबूली देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार भाषण में जाहिर तौर पर दे दी कि हम भाऊ की किताब सुनते समझते तो शायद हम सत्ता में होते। और उन्होंने इमीडिएटली 1 साल बाद बोल दिया। तो बोल कहने का मतलब ये है कि उद्धव झूठ बोल रहा है। वो सत्ता की नशा में गया था, सत्ता की लोभ था उसको, इसलिए गया था और उसने पूरा सत्यानाश कर दिया। ना कि पार्टी का सत्यानाश किया, महाराष्ट्र की राजनीति का सत्यानाश किया। ओमकार जी, आप ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है और महाविकास आघाड़ी एक कह रही है कि वो शायद मुंबई का बीएमसी पोल भी और 2024 का पोल भी साथ में लड़ेंगी। तो ये जो महाराष्ट्र की राजनीति है, इसका देश पे आप कैसा इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका कि एमवीए मुंबई का बीएमसी का चुनाव मिलकर के लड़ेगी और फिर 2024 में भी साथ में मिलकर के लड़ेगी, तो आई डाउट। इसकी वजह है, एक तो नाना पटोले जो कांग्रेस के वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, पहले विधानसभा में स्पीकर थे, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि कांग्रेस 2024 में अलग चुनाव लड़ेगी। वो तो उनकी घोषणा हो चुकी है। शरद पवार का जहाँ तक प्रश्न है, तो अभी शरद पवार में और उद्धव ठाकरे में इसको लेकर के क्लैश शुरू होने वाला है कि जो शरद पवार का बेस वोटर था, कोर वोटर था, यानी मुस्लिम, वो थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है शिवसेना की तरफ से। शिवसेना की तरफ अगर मुस्लिम वोट जाएगा तो शरद पवार तनाव में आएंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो सपोर्टर वोटर रहा है वो किसी तरह शिफ्ट हो, किसी तरफ शिफ्ट हो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे इस बीच काफ़ी एग्रेसिव हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो जो मुस्लिम वोटर हैं वहाँ के, महाराष्ट्र के, मुंबई के, ख़ास तौर से अगर हम बीएमसी के चुनाव की ही बात करें, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में शरद पवार तो कोई ताकत है नहीं मुंबई में। कांग्रेस है, कुछ कुछ जगहों पर है, वो भी पूरी मुंबई में नहीं है।
तो जो फाइट होनी है वो भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट और राज ठाकरे का जो जुंटा बनने वाला है, मतलब इन दोनों का तो गठबंधन है आपस में, बीजेपी का और शिंदे का। लेकिन राज ठाकरे टैक्टिकली कहीं कहीं अपने कमज़ोर कैंडिडेट खड़े करेंगे, कहीं मजबूत कैंडिडेट खड़े करेंगे उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स के खिलाफ। तो यहाँ पर भी ना कांग्रेस का कुछ खास है और ना एनसीपी का है। 2024 अभी थोड़ा सा समय है, अक्टूबर 2024 में जाकर के विधानसभा के चुनाव होने हैं और मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो लोकसभा में तो जो इनकी हालत है वो हम 2019 में भी देख चुके हैं। तो मैक्सिमम सीटें जो है, जो गठबंधन था मोदी के नेतृत्व में, उसने जीत ली थी। एनसीपी को केवल 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को तो 1 ही मिली थी नाम लेने को। तो अभी ये कहना कि साहब ये कोई गठबंधन बना ही रहेगा, इस बात की कोई गारंटी है, ऐसा लगता नहीं है। अभी टाइम है, तो देखने वाली बात होगी कि ये लोग महाविकास आघाड़ी को आगे लेकर के कैसे जाते हैं। पहला टेस्ट मेरे विचार से अभी हो जाएगा और कांग्रेस 2024 तक साथ में रहेगी, इसको लेकर अभी संदेह है, मुझे ऐसा लगता है। भाऊ, एक पिछले 2 साल में एक नाम महाराष्ट्र के राजनीति में फिर से ऊपर आया है, राज ठाकरे का। मतलब 2013 तक उनका काफ़ी दबदबा था, बाद में 14 के इलेक्शन के बाद जैसे वो मोदी के अगेंस्ट गए 14 के बाद, तो फिर से एक उनका थोड़ा सा पावर जो है वो कम होता दिख रहा था। पर अभी एक पिछले 2 साल में जैसे उन्होंने अपना झंडा का कलर बदला, भगवा किया, और अभी पिछले कुछ महीनों में बीजेपी की भी काफ़ी नेता और शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनसे काफ़ी बार मिल रहे हैं। तो ये एक आप कैसा देखते हैं इसको, मनसे का उदय और इनका कनेक्शन? मैं उनको रामविलास पासवान की तरीके से देखता हूँ। हमें देखो, राजनीति जो होती है ना, वो किसी रेफरेंस से लेनी पड़ती है। लालू के साथ जाकर नीतीश के खिलाफ होकर जो राजनीति पासवान ने की थी, तो उसका शुरू में फ़ायदा उनको हुआ। कांग्रेस के साथ बिहार में उन्होंने राजनीति की। नीतीश और बीजेपी अच्छे आए लोकसभा में, उनको फ़ायदा मिला, इनको लोकसभा की सत्ता गई थी। लेकिन 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को छोड़कर इन्होंने आपस में सीटें बांट ली थी, पासवान और लालू ने। तो लालू की जितनी ताकत थी, लालू तो बच गए, लेकिन पासवान खुद भी हार गए, ख़त्म हो गए। सब बोल रहे थे अब 2009 के बाद पासवान ख़त्म ही हो गए, लेकिन वही पासवान रिवाइवल के लिए 2014 में मोदी के साथ आ गए। जिस मोदी के कारण इन्होंने एनडीए छोड़ा था, मिनिस्ट्री छोड़ी थी वाजपेयी गवर्नमेंट में, वही 2014 में पासवान किसके साथ आ गए? मोदी के साथ आ गए। तो उनका रिवाइवल हो गया। नीतीश को मस्ती हुई थी, नीतीश 2014 में ख़त्म हो गए। तो हम उद्धव और राज को समझना है तो नीतीश और पासवान को समझें। तो देर आए दुरुस्त है। देखो, राज ठाकरे पवार के साथ गए थे, बहुत जल्दी उनको समझ में आया कि ये इस्तेमाल करते फेंक देते। उनकी जो बोलते ना कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है वगैरह, तो इनकी भी तो घड़ी डिटर्जेंट है जिसमें डाल दो। लेकिन घड़ी डिटर्जेंट की एडवर्टाइज है, वो समझ लो, पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो। राज ठाकरे ने वो गलती की, अब उद्धव ठाकरे ने की, इस्तेमाल नहीं किया और विश्वास रखा, तो उद्धव ठाकरे का नुकसान हो गया। अब राज का नुकसान हो गया था, वो अभी उसमें से संवर रहा है। और 2 साल ने 1 साल भी अभी हो रहा है, जिन्होंने गुड़ी पाड़वा पर शुरू कर दिया, और उसने कुछ, राज ठाकरे ने कुछ सही तरीके से अपनी पोजीशन ले लिए। उन्होंने डायरेक्टली पवार पर जो अटैक किया, ये पवार से जातिवाद शुरू हो गया, तो पवार को वो 15 दिन डिफेंड करना पड़ा, हर मंच पर जाकर डिफेंड करना पड़ा कि मेरी पार्टी से शुरू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो न। तो इसका मतलब राज ठाकरे ने जहाँ अटैक कहाँ किया उधर जख्म हुई है। तो इसलिए, और वो बिल्कुल संभाल के ओपनली एक दिन इनसे बातें करेंगे, लेकिन
अभी अलायंस हुआ नहीं, इस पर कोई नहीं है। तो ये पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली जा रहे। तो जो गलतियां उद्धव ने की, अभी राज ठाकरे जब उभरे थे उसका नुकसान उद्धव को हुआ था। 2014 में उद्धव वहां से उभरे। देखो नीतीश भी उसी ढंग से, लालू ने लताड़ा था, तो ये और जॉर्ज फर्नांडिस, देवेंद्र सिंह, ये बीजेपी के साथ आए थे। उसके बाद नीतीश निखरा है, उभरा है, निखरा है। उसके पहले नीतीश कौन था? 96 के पहले हमने नीतीश का नाम कितना सुना था? बिहार का मतलब लालू था, शरद यादव था, नीतीश तो नहीं था। नीतीश को बड़ा बीजेपी ने किया, इसको मस्ती आ गई, बिल्कुल उसी ढंग से उद्धव ठाकरे की हालत होने वाली। तो इसलिए राज और उद्धव समझना है तो नीतीश और पासवान को समझ लो। ओमकार जी, आप कैसे देखते हैं उद्धव ठाकरे का फ्यूचर यहाँ से आगे? उद्धव ठाकरे का जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि ये ऐसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने इस्टेब्लिश किया शिवसेना को, और केवल शिवसेना को नहीं, एक आइडियोलॉजी को। और जब आप एक आइडियोलॉजी पर आधारित संगठन खड़ा करते हैं तो आपके साथ धीरे 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 करके उस आइडियोलॉजी को सहयोग देने वाले, समर्थन देने वाले आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। जो शिवसेना खड़ी हुई है वो कोई 1-2 साल में या 5-7 साल में खड़ी नहीं हुई है। बाला साहब ठाकरे का काफ़ी पसीना गया है, काफ़ी खून गया है और काफ़ी उन्होंने परिश्रम किया है। शिवाजी पार्क से जो उन्होंने पहला अपना कॉन्वोकेशन वहाँ किया था, संस्थापना की थी वहाँ से शिवसेना की, तो आज अगर उनके जाने के बाद तक भी शिवसेना सरवाइव कर रही है, और चाहे जो स्ट्रेंथ आई 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी, पर उनके सुपुत्र को तो एक बार मुख्यमंत्री बना दिया ना इसी शिवसेना ने। लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो पार्टी थी, उसको संभालने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके सुपुत्र की थी। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब वो नवंबर 2019 में चीफ मिनिस्टर बने थे। तो अगर कोई सुधी पुत्र होता, थोड़ा समझदार पुत्र होता, दिमाग लगाने वाला होता, थोड़ा सा विजनरी होता, तो जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना कमज़ोर है उन पॉकेट्स में जाकर के वो उसको मजबूत कर सकते थे। क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि बाला साहब ठाकरे भी जब थे तो भी शिवसेना पूरे महाराष्ट्र की पार्टी कभी नहीं रही। वो गठबंधन में रही, दोनों भारतीय जनता पार्टी इनकी युति बनी तो 1995 में पहली बार सरकार बनी और मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर बने। दूसरी बार भी नारायण राणे जब चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई लायक औलाद होती है तो वो उस दिशा में सोचती है। इन्होंने तो जो उनका कमाया हुआ था उसको खो दिया एक तरीके से, और केवल पार्टी टूटी ऐसा नहीं है, जो उनकी आइडियोलॉजी थी उससे भी इन्होंने समझौता कर लिया। यानी ये ऐसे 2 दलों के साथ चले गए जिनके खिलाफ आजीवन बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। शरद पवार के परिवार से उनकी रिश्तेदारी थी, इसके बावजूद वो सामाजिक रिश्ते तक उनको महदूद करके रखा, वहाँ तक उसको रखा, एक लाइन बॉर्डर खींच दिया कि बस आप सामाजिक रिश्ता ठीक है। राजनीतिक तौर पर हमेशा वो शरद पवार के खिलाफ बोलते थे। शरद पवार भी अपनी सीमाएं जानते थे बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने तो क्या काम किया, जिस सोनिया गांधी के बारे में, जिस 10 जनपद के बारे में हमेशा बोलते रहे बाला साहब ठाकरे, उन्हीं सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी से इन्होंने युति बना ली, महाविकास आघाड़ी एनसीपी के साथ बना ली, शरद पवार के साथ बना ली। तो जो महाराष्ट्र की जनता शिवसेना के साथ जुड़ी हुई भी थी, एक तो उसका मोह भंग हुआ, गुस्सा आया उनको, क्योंकि 2019 में जो जनादेश आया था वो तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन सरकार के लिए आया था। तो इन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी को डिच नहीं किया, इन्होंने महाराष्ट्र के दिए हुए उस जनादेश को भी डिच किया था। उसका रिएक्शन है।
इसलिए जब इनके 55 में से 40 एमएलए टूटे तो कहीं कुछ वैसा दिखाई नहीं दिया, रिएक्शन दिखाई नहीं दिया पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ तक कि जहाँ इनका बेस है मुंबई और जहाँ इनकी पार्टी का ऑफिस है, जहाँ इनका मातोश्री है, उस क्षेत्र का एमएलए भी अगर आपसे द्रोह कर जाए तो इससे बड़ी डिफीट तो कोई हो नहीं सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी आइडियोलॉजिकल परिवार की, या जो भी प्रयास। तो मुझे लगता है कि इनके लिए ये जो डाउनफॉल शुरू हुआ है ये और बहुत तेज़ी से होगा अभी, क्योंकि पिता पुत्र को इनको चांदी की चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए हैं, कभी सड़कों पर संघर्ष किया नहीं है, कभी कोई लाठी खाई नहीं है, कार्यकर्ताओं के साथ उस तरीके से उतर करके उनको जोड़ने का प्रयास कभी किया नहीं है। बहुत सालों बाद ये सुनने को आया जब संजय राउत गिरफ्तार हुए कि साहब अगले दिन उद्धव ठाकरे उनके परिवार से जा कर के मिले, वरना तो ये अपने बड़े से बड़े लीडर के घर कभी जाते नहीं थे। शादी समारोह में चले जाना वो एक अलग बात होती है, लेकिन घर जा कर के जिस तरीके से एक नाथ शिंदे गणेश पूजन जब हो रहा था तो एक अपने बहुत पुराने दोस्त के यहाँ चले गए चौल में, और जो आसपास के लोग थे वो मतलब आश्चर्यचकित थे कि चीफ मिनिस्टर सुबह 4 बजे अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए आ रहा है। तो एक नाथ शिंदे ने कहा कि भाई चूँकि दिन में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मेरे पहले से लगे हुए कार्यक्रम हैं और मेरा बहुत पुराना दोस्त है, पुराना रिश्ता है, तो इसलिए मैं सुबह ही सुबह 4 बजे मिलने के लिए आ गया। तो आप एक नाथ शिंदे जैसे आदमी जो ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं, जिन्होंने केवल ठाणे की बात नहीं है, बहुत सारे ज़िलों में शिवसेना के संगठन को खड़ा करने में अपना खून पसीना दिया है, ऐसे व्यक्ति पर आप गद्दार कह कर के, पीठ में छुरा घोंपा ऐसा कह कर के अगर अटैक करेंगे तो इसका आपको कोई फ़ायदा होगा, ऐसा लगता नहीं है। अगर आप में थोड़ी बहुत अभी भी समझ होती इतना बड़ा झटका लगने के बाद, तो आप डाउन टू अर्थ होते। जिन कार्यकर्ताओं से, पार्टी नेताओं से आप कभी मिले नहीं हैं, उनसे जाकर के मिलते या उनको बुलाते, उनके साथ बैठ कर के चर्चा करते। वैसे कोई लक्षण दिखाई दे नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे का अभी कोई निकट भविष्य में कोई बहुत अच्छा किसी तरह का कोई पॉजिटिविटी उनकी तरफ आने वाली है। अभी उनको झटके लगने हैं और पहला झटका तो अभी बीएमसी में लगना है। भाऊ, ये इन्होंने जैसे बताया कि एक नाथ शिंदे सुबह 4 बजे अपने दोस्त को मिलने गए, तो ये एक उनमें क्लियर छाप दिखती है धर्मवीर आनंद दिघे की और एक बाला साहब ठाकरे की, एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थे उसकी। तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो तो कह रही है कि हमारी ओरिजिनल शिवसेना है, तो इन दोनों में ये डिबेट चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ओरिजिनल शिवसेना का आइडियोलॉजी क्या है और इन दोनों में से कौन सी उस आइडियोलॉजी की हकदार है आगे? नहीं, आप जो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तरफ देखो, उद्धव को मत देखो, आदित्य को मत देखो। आज मैदान में उतर कर लड़ने वाले शिवसेना के लोग कौन हैं? आपको 2 ही नाम दिखाई देते, एक है भास्कर जाधव, दूसरा वो सुषमा अंधारे। सुषमा अंधारे तो 3 महीने पहले राष्ट्र एनसीपी से निकलकर शिवसेना में आई, तो ये आज उनकी शिवसेना लड़ा रही है। दूसरे है भास्कर जाधव। भास्कर जाधव 2004 में शिवसेना छोड़कर गए थे, एनसीपी में गए थे और अभी पिछले 19 के चुनाव के पहले वापस आ गए। वहाँ तो एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे, मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे। अब ये जो एक तो नए आए, जिंदगी भर बाला साहब ठाकरे को जिसने गाली दी उसका नाम है सुषमा अंधारे। उद्धव ठाकरे को गाली दी, वो आज इनकी सबसे कट्टर है, कड़वी है। तो कड़वे का मतलब क्या होता है पता नहीं चलता। हाँ, एक ड्रामा अच्छा कर लेती है, ड्रामा अच्छा कर लेती है। और भास्कर जाधव, यानी आप आज गद्दारों का आधार ले रहे और गालियां दे रहे गद्दार करके, तो कल वो गद्दार आपके लिए कड़वे कैसे नहीं हो जाएंगे? यानी ये इतने कंफ्यूज है। इसका कारण ये है कि इन्होंने कभी ऑर्गेनाइजेशन चला ही नहीं। देखो, शिवसेना के स्ट्रांग पॉइंट थे राज ठाकरे, नारायण राणे, गणेश नाइक, ऐसे जो अपने अपने इलाके में जिन्होंने शिवसेना बोई, बढ़ाई, मेहनत की। उद्धव ठाकरे ने क्या किया?
बाला साहब से प्रेरणा लेकर, उद्धव से प्रेरणा लेकर इन्होंने शिवसेना नहीं बढ़ाई। हाँ, तो आपको लोग जानते तक नहीं वहाँ। हाँ, बाला साहब के पोते आज भी हम देखो, संभाजी राजे कोल्हापुर के या हमारे सातारा के उदयन राजे तो हमारे सामने आएंगे तो हमको उनको सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, महाराज के ये ठीक है। लेकिन उनको राजा तो आज नहीं मानते ना। तो उसी ढंग से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आते तो कुछ शिवसैनिक है तो उनके सामने साथ जाएंगे, लेकिन उसका मतलब पॉलिटिकली जाएंगे ऐसा नहीं होता, वो नहीं होगा। क्योंकि आपने बाला साहब की आइडियोलॉजी खत्म कर दी, पूरी आइडियोलॉजी खत्म कर दी। किस लिए आप मुख्यमंत्री बनने के लिए गए? तो आप बोल रहे थे कि शिवसैनिक करना है, तो एकनाथ शिंदे शिवसैनिक है। तो ये जो बात है, इनको लगता है, देखो और एक बात बोल दूँ कि इन्होंने आदित्य को तो अपना दादा क्या था वो पता नहीं है। मैंने उस पर एक मराठी में वीडियो भी डाल दिया कि शिवसेना बढ़ी कैसे, वो देखो आइडियोलॉजी वगैरह सब ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी मीडिया बाला साहब के खिलाफ थी, हर दिन निंदा करती थी, और ये सब आपका गुणगान कर रहे। तो गुणगान कर रहे इसका मतलब आपका अंतिम समय आ गया, आप समझ लो। अगर नहीं समझ रहे हो तो आप बाला साहब ही नहीं समझ रहे हो। मुझे एक चैनल पर चर्चा में था, पैनल पर 4-5 साल पहले, तो एक उस एंकर ने पूछा था कि क्या सब मोदी को डर कर रहेंगे? मोदी किसी से डरेगा नहीं। मैंने बोला बिल्कुल डरेगा। ये बरखा दत्त है, राजदीप सरदेस है, आशुतोष है, अगर वो मोदी का गुणगान शुरू करे उस दिन मोदी डर जाएंगे कि कहाँ गलती कर रहा हो। ये गाली देने वाले अचानक गुणगान क्यों करने लगे? तो उसी ढंग से अगर मीडिया, निखिल वागड़े, कुमार केतकर है, जिनकी हयात गई, जिंदगी निकल गई शिवसेना को और बाला साहब की निंदा करते हुए, आज अगर वो उसका गुणगान कर रहे हैं, इसका मतलब ये शिवसेना खत्म होने को आई है। उनका तो एजेंडा था शिवसेना खत्म करना, और आज वो बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, उधर से कूद ही मारो तो खाई में गिर जाओगे, शिवसेना का भला हो जाएगा, यही बोल रहे हैं ना वो। अगर देखो शिवसेना, आप दिल्ली दरबार में जाओ और बोलो हमको हलवा पूरी चाहिए, अरे वो तो बिरयानी का होटल है भैया। तो अगर आपके लिए दिल्ली दरबार वाला हलवा पूरी बनाने लगे तो उसका धंधा तो बंटाधार हो जाएगा। उसी ढंग से कोई मिठाई वाला है, वो अगर बिरयानी बेचने लगे तो उसका जो ओरिजिनल ग्राहक है चला जाएगा। वही तो उद्धव ठाकरे ने किया है, वही तो उद्धव ठाकरे ने किया। ओमकार जी, इस पूरे प्रसंग में एक नाम काफ़ी बार आ रहा था, वो था संजय राउत का। तो इसमें जो लोग हैं वो काफ़ी ये कह रहे हैं कि कुछ हद तक संजय राउत जिम्मेदार था ये एमएलएस की नाराज़गी के लिए, क्योंकि एक तो उनका रोज़ प्राइम टाइम पे जाके कुछ अपने स्टेटमेंट्स देना, और दूसरा एक था कि उन्होंने ऐसा कॉन्कर कर लिया था पार्टी को कि वो काफ़ी निकट थे और बाकी किसी को वहाँ पे आने की अनुमति नहीं थी। तो आप इस प्रसंग को कैसे देखते हैं? देखिए, संजय राउत वो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो वाली स्थिति है। तो अगर उद्धव ठाकरे मेहरबान थे संजय राउत पर, तो संजय राउत जब कुछ बोलते थे तो समझ लो कि उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, यानी जो उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं वही तो उनका प्रवक्ता या उनके अखबार का कार्यकारी संपादक लिखेगा या कहेगा। तो संजय राउत को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मुझ पर भरोसा है उद्धव ठाकरे का, और उद्धव ठाकरे जो खुद नहीं कहना चाहते हैं वो मेरे जरिए कहलवाना चाहते हैं। उनको नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मैसेज अगर देना था गठबंधन तोड़ने से पहले, तो कौन वोकल था? संजय राउत। और सामना में तमाम तरह के लेख, संपादकीय, ये सब आने शुरू हो गए थे। मतलब एक तरीके की गाली गलौज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को। देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को जनादेश आने के बाद फ़ोन कॉल कर रहे थे, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। संजय राउत ही ये सारी चीज़ें बाहर फैलाते थे। जब इनको एमवीए बनने के बाद सत्ता मिल गई, उसके बाद जो नशा उद्धव ठाकरे को चढ़ा
उससे 1.5 गुना 2 गुना संजय राउत को भी चढ़ गया। वरना तो जब आपको ताकत मिलती है, जब सत्ता मिलती है, जब कोई पद मिलता है, कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो फिर आप में एक लचीलापन आना चाहिए, उदारता आनी चाहिए और आपको संतुलित व्यवहार करना सीखना चाहिए। वो दिखाई नहीं दे रहा था, हर स्तर पर एरोगेंस दिखाई दे रही थी। और ये एरोगेंस केवल संजय राउत के स्तर पर या उद्धव ठाकरे के स्तर पर नहीं थी। जो एमवीए के घटक दल थे उनमें मैं प्रशंसा करूंगा कांग्रेस की लीडरशिप की कि उन्होंने आमतौर पर 2.5 साल तक उस तरह की बयानबाजी नहीं की जैसी कि एनसीपी की लीडरशिप की तरफ से हुई या शिवसेना की तरफ से हुई। वो आराम से जो उनका काम था उन्होंने कर लिया, यानी अपने पार्टी के कोष को समृद्ध करने का जो काम था वो उन्होंने चुपचाप किया, मैच्योरिटी के साथ किया, क्योंकि उनको शायद 6-7 दशक का सत्ता का अनुभव था, उनको पता था। लेकिन इन्होंने नादानियाँ की और बेवकूफ़ियाँ की, वरना क्या ज़रूरत थी कि कंगना रनौत को हरामखोर कहना, क्या ज़रूरत थी कि उनके बंगले पर जाकर के बीएमसी का बुलडोज़र खड़ा कर देना, या एक नवल ऑफिसर को शिव सैनिकों के द्वारा पीट देना। किसी स्टूडेंट ने कुछ आदित्य ठाकरे के बारे में, उद्धव ठाकरे के बारे में लिख दिया, उस पर मुकदमे कायम करके उसको जेल में डाल देना। मतलब ये पता चलता है कि आप सत्ता के मद में चूर हैं। तो और चूर केवल संजय राउत नहीं थे, उद्धव ठाकरे अगर अपने एमएलए से, यहाँ तक के मंत्रियों से भी नहीं मिलते थे तो फिर इसका मैसेज तो संजय राउत को था ना। तो संजय राउत इसीलिए अपने ही एमएलए के खिलाफ या अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कई बार बकवास कर देते थे। और आपने देखा होगा जब ये प्रकरण शुरू हुआ था, जब 20 जून को एमएलए जाना शुरू हुए सूरत और सूरत के बाद गुवाहाटी, तो शुरू में उद्धव ठाकरे के भी जो बयान आए थे, जो पहला फेसबुक लाइव था, उसमें लग रहा था कि अकल ठिकाने पर आ रही है, समझ रहे हैं संकट को और शायद नॉर्मल करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। इनके बयानों से भी ठीक ही लग रहा था संजय राउत के। वो कह रहे थे कि हम उनके संपर्क में हैं, सब ठीक हो जाएगा, हमारा तो पुराना नाता है 30 का 40 साल का, हम एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो ताकतें सक्रिय थी कि शिवसेना का बंटाधार हो जाए, नाश हो जाए, शरद पवार, उन्होंने कान भरने शुरू किए। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है, हम सब ठीक कर देंगे, हमारे पास अनुभव है, और इनकी अयोग्यता की नोटिस शुरू करवाओ, अपना डिप्टी स्पीकर है नरहरी, उसके ज़रिए करवा देंगे। तो इनको फिर गलतफहमी हो गई, क्योंकि अनुभव तो था नहीं। तो कोई कान में कोई भर दे तो वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, और जो होना था, नियति को जो शायद मंजूर था, वो हो गया। तो हम केवल संजय राउत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। संजय राउत का जो लीडर था वो शिवसेना की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार है। संजय राउत केवल टूल बने थे इसमें। एक अंतिम सवाल दोनों से, बीएमसी इलेक्शन अभी आ रही है, तो आप दोनों का क्या प्रेडिक्शन है बीएमसी में? देखिए, बीएमसी में बीजेपी आराम से जीत जाएगी, और शिंदे और बीजेपी मिलकर लड़ेगी, या तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शिंदे की ताकत मुंबई में उतनी नहीं है। उनके साथ जो लोग आए और जितने लोग मैं मानता हूँ, वो अगर हम देखें तो उद्धव के नाम पर तो लोग नहीं आएंगे। लेकिन एक बात है, हमें समझना ये ज़रूरी भी है कि अब शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसकी ताकत जो ओरिजिनल शिवसेना है उसमें से समझो 40-50% उनके पास है। तो और जो 40-50% आने वाले हैं वो कांग्रेस और एनसीपी से आने वाले बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर उद्धव के साथ जाएंगे, क्योंकि आज मुंबई में शिवसेना बीजेपी से